देखेंगे बच्चों हम लोग चैप्टर 5 का नाम है भारत माता। लेखक है इसके सुमित्रा नंदन पंत। लेखक कौन है इनके? सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जिंदगी कितना खतरनाक बीता है। कभी आप लोगों के जीवन में कष्ट आए तो कृष्ण भगवान से सीखिए कि जिसका जन्म कारागार में हुआ, जिसका खुद का मामा उसे जीव जान से मारना चाहता है, खुद का मामा मारना चाहता, दुश्मन है, भयंकर आदमी है वो। ऐसा ही नहीं कि कोई साधारण आदमी है, बड़का क्रिमिनल है। और बड़का बड़का क्रिमिनल उसके दास हैं, एक से एक सुपारी दे रहा है। पुतना को सुपारी दे दिया, जाओ मारो। नाग को भेज दिया, राक्षस को भेज दिया, पंडित को भेज दिया। कितना कष्ट के जिंदगी से निकले हैं। अब बोलोगे वो तो भगवान है। आदमी जानते हो ये बतिया कह के एक्सक्यूज बना देता है, वो तो भगवान है, वो हम थोड़े ना है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थान कौसानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म था वो 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी में हुआ। जन्म देने के 6 घंटे बाद माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। केवल 6 घंटे के बाद ही इनकी माता क्या हो गई? मर गई। पिता गंगादंत पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद बनारस से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कलांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 में उनका निधन हो गया। क्या लिखने में लग गए जी तुम लोग? खड़ा हो जाओ, जहां से पढ़े वहीं से पढ़ो। तुम्हारा किताब जी, खड़ा हो जाओ, तुम्हारा किताब लेके पढ़ो। यही दिक्कत है, गधा के सिर पे सींग नहीं होता है, पता है ना। वो अपने हरकत से क्या होता है? गधा होता है। शांत रहो। तो पढ़ा रहे हैं तो कौन काव्य लिखने में लगे हैं। जब लिखवाएंगे तो पढ़ने में लगेंगे, और जब लिखवाएंगे पढ़ाएंगे दोनों तो खाने में लग जाएंगे। पंत जी की आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम शिशु सुलभ जिज्ञासा लेकर प्रकट हुआ था, और उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि, संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। पंत जी का जो आरंभिक प्रकृति है काव्य का, तो सोचो वो बालक में क्या बीत रहा होगा। 6 घंटे बाद उसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है इसका अनुभव तभी होता है जब माँ न हो, और बहुत ही दुखद अनुभव होता है। भगवान न करे किसी के जीवन में वो ऐसा क्षण आए, क्योंकि बच्चा कितना भी गरीब में रहे, कितना भी गरीब घर में जन्म ले, माँ बाप अगर हैं तो उससे धनी कोई नहीं है। कितना भी अमीर घर में जन्म ले, माई बाबू ना रहे तो वो धन किसी काम का नहीं है। हम सही बता रहे हैं। कितना भी गरीब एकदम हो, माई बाबू के साथ रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा, उसको कभी कुछ बात का कमी हो भी नहीं करता है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना के नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता
और सौष्ठ मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना का विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावाद के कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्ण के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा। पंत जी नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रकृति के सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी यथार्थवादी कविता के नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। यह ऑब्जेक्टिव कई बार आया है कि यह कविता कहां से लिया गया है। ग्राम्या नामक के वो कविता का इनके पास संग्रह है, वही से लिया गया है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। कविता में इन्होंने कुछ अलग चीज नहीं दिखाया है, भारत का असली चित्र दिखाया है कि भारत वही भारत था जो पहले संस्कृति, सुनीति, शिक्षा से परिपूर्ण देश था। यह ऐसा देश था जो दूसरों को ज्ञान देता था और विश्व गुरु के नाम में से प्रसिद्ध था। आज वही देश का भविष्य बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, मटमैला दिखाई दे रहा है। उसी समय का बात ये कह रहे हैं। ये जो पाठ लिया गया है ग्राम्या से संकलित है। ग्राम्या इनका कविताओं का संग्रह है। चलिए बताइए, भारत माता पाठ के लेखक कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले के कौसानी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगादत्त। उनका निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977। चिदंबरा पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो पाठ लिया गया है किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। बात समझ में आ जाएगा? क्या कह रहे हैं कविता में, पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। भारत माता ग्रामवासिनी, ये शुरू में एगो लाइन कह रहे हैं, भारत माता ग्रामवासिनी। कोई भी अगर अच्छा नेता होगा वो भाषण देते होंगे, अब देखे होंगे मोदी जी को भाषण देते हुए गांवों का बड़ा जिक्र करते हैं। गांवों का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत की जो असली आत्मा है वो गांवों में निवास करता है। बोला गांव में कैसे निवास करता है? गांव में तो गरीब लोग रहते हैं, चाहे अनपढ़ लोग रहते हैं। अरे असली भारत का लोग उसी को कहा जाता है। कवि के अनुसार कहा गया कि भारत माता असली गांव में है, शहर में कोई नहीं है। चलो बताओ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी गांव में है कि शहर में है? शहर में है। गांव का आदमी कोई बेरोजगार नहीं है। सुबह सुबह जग के वो खेतों में चला जाता है। उसका छोटा सा एगो भराव है जिसमें सब्जी उगा लेता है। 2-4 गो गाय रखा है जिससे दूध निकाल लेता है। आराम से खाता है, पीता है, मस्त रहता है। उसके पास चले जाइए कुछ मांगने के लिए, 2-4 दिन खाना भी होगा तब को खिला देगा। शहर में आ जाओ, कुछ नहीं है, सब कुछ है,
कुछ नहीं है। गाँव में किराना दुकान पे चले जाओ, तुमको उधार सामान मिल जाएगा, बाजार में जाके मांगो कुछ हो, 1 रुपए का नहीं देगा वो। गांव में अगल बगल वाले से पूछो कि, अगल बगल वाले क्या, 2-4 को गांव बादो पूछो कि फलाना आदमी को जानते हैं क्या, अगर वो आदमी को जानता होगा तो बता देगा। शहर में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है कि क्या है वो, जानवे नहीं करता है कि उसका नाम क्या है। हाँ, इहो रहते हैं का, हम ना जानत रही। बात समझ में आ रहा है ना। तो वो कह रहे हैं कि असली गांव में सादगी है। सादगी मतलब साधारण चीज है, ज्यादा हाई फाई नहीं है। गांव में जाओगे तुमको बैठ के बोड़ा पर बिठा के खाना खिलाएंगे लोग, बोड़ा पर बिठा के खाना खिलाएंगे। खैर अब अलग बात है कि टेबल कुर्सी मिल जाए, वहां पे पेड़ के नीचे आदमी खटिया डाल देता है और अच्छा लगता है। शहर में बनावटी चमक दमक खाली दिख रहा है, बनावटी मतलब समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर से, अंदर में क्या है कुछ पता नहीं, अंदर में सब खोखला रहता है। गांव में बिल्कुल सादगी रहता है। गांव में, शहर में जाओ खोज लो, तुमको 10 क्विंटल नाम, 1-2-4 क्विंटल धान चाउर ना मिलेगा घर में। गांव में जाके देखो घर घर भर रख ले रहता है, 1 साल का आदमी 1 कुठिला भर रख के रख लेता है अनाज। कुछो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछो आ जाए, घर का अनाज बा ना, मार भात बनाओ सन खासन। अब बाढ़ भूकंप आई जी, गांव में चले जाओ कि गाँव में भराव है, उसमें उतना सब्जी उगा लेता है वो, आलू भिंडी बैगन सब की उखा ले, उतना तो उगा ही लेता है आदमी। लहसुन प्याज वो सब थोड़े ना खरीदता है आदमी, सब उगा लेता है गाँव में। तो वो बात है, वही करें कि भारत माता असली कहाँ है, गांवों में है। और इनका जो आंचल फैला है वो खेतों में फैला है, खेतों में फैला है श्यामल, हरियाली खेतों में फैला हुआ है, उसको आंचल कहते हैं। वो क्या कहते हैं उनको, धूल भरा मैला सा आंचल। धूल, लेकिन अब यहां पे बात बोल दिले कि आंचल जो है उनका धूल से भर गया है। धूल से भरने का मतलब क्या हुआ, गंदा हो गया है। कुछ लोग उनके आंचल को क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है। और गंगा जमुना में आंसू जल, भारत माता रो रही हैं, जैसे गंगा जमुना जैसे आंसू बह रहा है, और मिट्टी का प्रतिमा जैसी बन गई है। मिट्टी का प्रतिमा मतलब हम लोग मूर्ति लाते हैं, तुमको अगर तुमको ठीक है, तुम्हारा स्वागत सत्कार करना है, तुमको यहाँ बैठा दिया जाए और बैठा के कुर्सी पर सब लोग खाली आके टिक्का देना, खाली तुम खिसिया जाओगे, लास्ट में नहीं खिसिया जाओगे। तुम्हारे आगे बीन बजाने लगे कोई, आके डीजे बजाने लगे कोई, जो बैठ के, हम गारंटी लेते हैं खिसिया जाओगे कि अरे बंद करो ये सब हटाओ, हम ऐसे ही खुश हैं। वही करेंगे, मिट्टी का प्रतिमा हम लोग लाते हैं ना, उसको सरिया देते हैं, ला के सरिया के ये लीजिए, ये वहीं पर माइक, उनके मुंह भी माइक करके बजाने लगते हैं। और उनसे भी तो पूछ लो कि वो क्या चाह रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि मिट्टी की प्रतिमा, जैसे मिट्टी की प्रतिमा कुछ नहीं बोल पाती है, वैसे ही बेचारी क्या हो गई है, उदास हो गई है। दूसरा क्या करें, देखो, धान्य जड़ित या पलक नत चितवन, अधरों में चिर निरव रोदन, युग युग के तम से विसरण मन, अपने घर में ही प्रवासिनी। जमींदार लोग, सूदखोर लोग। अब यहां पे बात किसका किया जा रहा है, भारत की आत्मा जो है, भारत माता जो है गांवों में निवास करती है। गांव के लोग ज्यादातर देखोगे कर्ज से डूबे रहते हैं। कर्ज में डुबा के कौन रखा है उनको, जमींदार लोग, बनिया लोग जो उनका अनाज खरीद के ले जाता है, सूदखोर लोग जो उनको सूद दे दे के रखा है। वो कह रहे हैं कि अधरों में चिर नीरव रोदन, अंदर अंदर वो रो रही हैं। युग युग से तम से विसरण मन, अपने घर में ही प्रवासिनी, अपने ही घर में रह रहे हो, लेकिन लग रहा है कि प्रवासिनी मतलब होता है प्रवासी, बाहरी बन के। इतना ना अत्याचार किया गया है कि अपना घर ही अपना घर जैसा नहीं लगता है। साधारण भाषा समझाते हैं, एकदम साधारण भाषा में समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। आप लोग अभी अपने घर पे हो तो कुछ खाने के लिए पूछते नहीं होंगे, जाके किचन में से काट के क्या करते होंगे, खा जाते होंगे। वही सिचुएशन बदलता है आफ्टर मैरिज, पूछना पड़ता है, वहीं से गड़बड़ चालू होता है। माता जी ये खा ली, कच्ची खा ली, हमारे ना घर है। वो अपने घर को घर मानती ही नहीं है, और ना उसको मानने देती है। हमरा से पूछ को कुछ करी है, क्या करी तरह से पूछ के, हमारे घर ना आई
तो वहीं से प्रवासिनी बनकर रहने लगती है, तो बाद में प्रवासिनी यानी कि आचरण भी करने लगती है। बात समझ में आ रहा है ना? अरे तो कहियो अपने मन से खाए बना देता, पूरा घर सिर पे उठा के उनके वो है मंगम्मा नजम्मा, कहिए अपना से खाना बना दे, पूरा घर उठ गई कपार पर, हमरा से बिना पूछले अपना मन को हो गई वैसन। लड़की अपने घर से तार लड़की अपना मन से खाए बना दी तो घर उठा लेबू, अरे बच्चिया हम अपने से खाए बना दे है, बड़ी समझदारी है वो को चाहिए। प्रवासिनी इसी को कहा जाता है कि अपने घर में है लेकिन सब कुछ क्या करना। अरे आप लोग हितई में जाते होंगे, आप लोग घरे रहता होगा, बिस्कुट कहूं लोग जाता होगा, बिना पूछले खा जाते होंगे, हितई में जाते हैं खाते हैं, सब बेबालक देख रहे हैं। प्रवासिनी इसी को कहा जाता है कि घाय अपने घर में लेकिन कुछ छूने का भी अधिकार नहीं है। अपना घर वैसा है बाक्सा में से चुरा के खा जाएंगे। 30 कोटि, अरे 30 कोटि संतान नग्न तन, संत जाओ, 30 करोड़ जो है संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निशस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। करे कि अंग्रेजी शासन ने, जमींदारों के शासन ने इन्हें इतना बोझिल बना दिया है। अभी नीतीश कुमार कुछ दिन पहले को भाषण दिए थे कि 2005 से पहले किसी को कपड़ों शुद्ध पहनने के लिए था जी, बताइए 2005 से पहले कुछ था? ये तो हमारा राज्य में ये सब हुआ है कि सबको ढंग से कपड़ा पहनने लगा। और भी सही बात बता रहे हूँ, 2005 से पहले चाहे पहले के जमाना में बिहार में कपड़ा पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं था। अभी भी गांव देहात में चले जाओ, ज्यादातर आदमी कुर्ता पहन के नहीं घूमता हुआ मिलेगा, ऐसे घूमता रहता है सब। तो सच बता रहे हैं, ज्यादा कर खोजोगे जाके तो नहीं है ये नहीं है, ये को कुर्ता है जो हितई गनी में जाने के लिए रखा है वो सही घूम रहा हूं, वो सही बता रहे हैं नहीं है। अब देखोगे सर्दिया के दिनों में देखोगे कोई कोई गरीब का वो लड़का होता है जो छोटे जाति का होता है, उघारे उघारे घूमता है सही, वो क्या लग रहा है तुमको? ठंडा नहीं लग रहा है उसको? हम लोग देखे कहते हैं वो देखो उसको आदत हो गया। अरे आदत हो नहीं जाएगा बेचारे का, क्या करे वो है नहीं है तो पहने का कोची तो करेंगे। 30 कोटि संतान नग्न तन, जो आधा नग्न घूम रहा है, अर्ध क्षुधित, पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता है, शोषित निशस्त्र जन। अभी एक दिन प्रशांत किशोर को वीडियो डाले थे, उसमें एक लड़का से पूछे कि भर पेट खाना मिला है, तो बोला कि देखिए सर आज मिला है, लेकिन हमारे घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सब लोग खाना खा ले और कुछ खाना बच जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और ऐसा भी लोग हैं कि खाना खाने के बाद खाना बचने का नाम मतलब क्या हुआ, घट गया है, कहियो खाना बच जाए ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। तो उसन उसन भी लोग हैं। करेंगे अर्ध क्षुधित मतलब भूख भी नहीं मिट रहा है, शोषित शोषण से भरपूर हैं, निशस्त्र जन, मूढ़ मूर्ख, असभ्य बिना मतलब वाला, अशिक्षित मूर्ख बिना पढ़ा लिखा, निर्धन बिना धन वाला, नतमस्तक सिर झुकाया हुआ है, तरुतल निवासिनी पेड़ के नीचे अभी भी विश्राम करने वाला। वही कह रहे हैं कि ऐसा भारत माता बना दिया है इन अंग्रेजों ने, इन जमींदारों ने। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासिनी। फसल अगर पक जाए ना अगहन के दिन में, सोना के समान दिखता है। उसी समय आता है ना वो मकर संक्रांति, क्यों मनाया जाता है? फसल उसल कट जाता है, गेहूं रोपा जाता है, घर धन से भर जाता है, इसीलिए आदमी पैसा लेकर मेला लेके जाता है, मेला घूमने जाता है, चलो अब घूमने चलते हैं, पैसा गया। वो करेंगे वैसा भी है, लेकिन उतना के बावजूद लग रहा है कि जैसे राहु ने ग्रसित कर लिया है, उस प्रकार का आचरण हो गया है। अचिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तीव्रांकित, नमित नयन नभवास्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रवासिनी। ऐसा क्यों हुआ है? देखो, स्वार्थ के कारण अंग्रेजों ने, जमींदारों ने यहाँ की जनता को शोषित किया है, पीड़ित किया है।
और उन पीड़ित लोगों को ये पता नहीं है कि ये वही भारत है जो गीता का उपदेश दिया है। ज्ञान मूढ़, इन ज्ञान से मूढ़, ज्ञान के मूर्खों को ये पता नहीं है कि हमारा वो भारत है जहां से गीता जैसा एक ग्रंथ मिला जो पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता है। आज सफल उनका तप संयम, पीलाय हिंसा सतन्य नुसुधोपम, अहरति जन मन भय भव भ्रम, जगत जननी जीवन विकासिनी। अब गांधी पर जा रहे हैं। आज सफल उनका तप संयम, गांधी जी पे गए कि अब धीरे धीरे गांधी जी का जो प्रयास था वो सफल हो रहा है। अहिंसा के बल पर चल करके लोग अपना सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हरति जनमन भय भव भ्रम, भय डर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह भारत माता कुछ दिन में स्वतंत्रता की ओर संदेश देगा, स्वतंत्रता की ओर निकलेगा। पूरा पाठ में क्या कहना चाहते हैं? ये पाठ में भारत माता के एक चित्र खींच रहे हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, उनका आंचल जो है धूल से भर गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत शोषित हैं, कष्ट से भरे हुए हैं। अरे सोचो, कोई माँ है, उसके 2-3 बच्चे हैं, अगर एक भी बच्चा दुख में रहे तो माँ कबो सुख में ना रह पाएगी। वैसे ही कह रहे हैं कि कुछ लोग तो यहाँ खुश हैं लेकिन बहुत लोग दुखी हैं, उसके कारण माँ का आंचल भींगा हुआ है, धूल से भर गया है। धूल से भर का मतलब रो रही हैं। यहाँ के लोग शोषित हैं, कष्ट में हैं, उनको न पहनने के लिए वस्त्र मिल रहा है, न खाने के लिए भोजन, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, पेड़ के नीचे सोने वाले हैं अभी भी, और इनको समझ नहीं आ रहा है यह वही भारत है जहां से गीता का उपदेश मिला। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा, एक आदमी आके समझाने का प्रयास किया है, वो आदमी है गांधी, और उनका तप संयम सफल हो रहा है क्योंकि भारत आजादी की ओर बढ़ रहा है। और एक दिन उनको विश्वास है कभी को कि फिर से भारत जग जननी जीवन विकासनी, पूरे जीवन का विकास करने वाले प्रेरणा का फिर से स्रोत बनेगी। और इस तरह से ये पाठ, इसमें यही इसका मतलब था। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माँ जो है अपने ही घर में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी बने हुए। अरे जब आपका बातें नहीं चलेगा तब प्रवासिनी है ना है जी। जब आप अपने घर में हैं, अपने घर में आप ही का बात नहीं चलता है तो बोलोगे तब तो हम लोग सर जी कुछ प्रवासनीय जैसा रहते हैं गा, तो हम लोग का बतिया नहीं चलता है। तो लोग का कौन बतिया नहीं चलता है? तो लोग कहता होगा कि मोबाइल खरीद के दीजिए, ई बतिया चलेगा, वो तो झपड़ बजाने वाला काम है। टीवी देखने दीजिए, ई बात तुम्हारा चलेगा? तो बोलोगे सर जी यही जो हमारा बतिया नहीं चलता है, हम लिख रहे थे तो आप डांट दिए हैं, हम फेयर बनाते हैं तो आप डांटने लगते हैं, ई कुल बात चलेगा? अब तू रोड पे घूमेगा कहेगा कि हमारा बात नहीं चल रहा है देश में, बीचे रोड पे घूमेगा और कहेगा कि हमारा देश में बातें नहीं चलता है, हम रोड पे घूम रहे तो हमको डांट रहा है, कोई निजता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो ट्रेन के पटरी पे चलेगा कहेगा ट्रेन हमको मार दिया। अरे ऐसा नहीं है, कुछ लिमिट है, वो करो ना। समझ में आया? भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? विदेशी सरकार के हर जुल्म, अपमान, अन्याय, शोषण को भारतीयों द्वारा हर हाल में चुपचाप सहन करना पड़ रहा है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। भारतीय अंग्रेजों के मर्जी से ही किसी साधन का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। अपनी दीनता में जकड़े होने के कारण, झुकी हुई नजरों वाली, हमेशा खिन्न मन के रहने के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह बनी हुई है। भारत माता जो है अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं क्योंकि उनका कोई बातें नहीं चल रहा है। अंग्रेज लोग सब कुछ यहाँ पे अपने अंदर में ले लिए हैं, अपने गिरफ्त में ले लिए हैं, और
उन्हें अपने ही चीजों को यूज करने के लिए क्या करने जा रहा है, पूछना पड़ रहा है। कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में जो कवि है भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में कवि ने भारतवासियों का दयनीय, धुंधला, मटमैला, विषादमय चित्र प्रस्तुत किया है। कवि को इनकी ऐसी जर्जर दशा पर भ्रम हो जाता है कि क्या यह देश वही भारत है जो अतीत में सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा है। हम समझाए हैं तुरंत इस पाठ को कि यह वही भारत है जो दूसरे को ज्ञान देने वाला था। कृष्ण जी यहां उपदेश दिए हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना हक मांगो। आज उसी देश का वासी शोषण की चक्की में पिसते हुआ भर पेट भोजन और भर देह वस्त्र के लिए लालायित है। आज वही देश है जहां पूरा भर पेट खाना नहीं मिल रहा है और भर देह वस्त्र नहीं मिल रहा है। अतः कवि ने भारतवासियों की परधीनता कालीन स्थिति का बड़ा विषादमय तथा कारुणिक जीवन का चित्र उकेरा है। कवि बहुत खतरनाक चित्र उकेरे हैं। इतना सच्चाई दिखाना कवियों के लिए ही संभव है, नेता लोग कभी नहीं दिखाएंगे। भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक दिखाई देती है। मुख पर चंद्रमा के समान, वो देखो आराम से बैठा है। अरे बालक, जब तुम्हारा नहीं है तो तू को 4 को प्रमेय नहीं पढ़ सकता है, 4 को मैथ रिवीजन नहीं कर सकता है। इसे पिछले बैच वाले कभी पढ़ते थे तो इसे बैठे नहीं रहते थे, टाइम पास नहीं करते थे। वो 2-4 को मैथ बैठ के बना लेते थे, वो आराम से बैठ जाते थे पीछे जाके, अब पढ़ते रहते थे बैठ के, दे नहीं तोड़ रहे थे। गवाओ समय गवाओ। एक आदमी था, आराम से बैठा हुआ था, तो उससे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोला कि बदला ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? बदला ले रहा हूं। तो बोला कि कैसे? तो बोला कि समय ने मुझे बर्बाद किया, मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। समय ने मुझे बर्बाद किया, मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं और बैठ के बदला ले रहा हूं। अब वही हाल है, समय हमको बर्बाद किया, हम समय को बर्बाद करके रहेंगे। कर बर्बाद बैठ के, बदला ले रहा हूं। अरे बालक देखो, भारत माता का रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई दे रहा है? भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक दिखाई देती है। मुख पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी फैली रहती है, लेकिन पराधीन होने के कारण अब वह हंसी फीकी पड़ गई है। भारत माता उदास लग रही हैं, ऐसा लगता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रसित कर लिया है। अंग्रेजी शासन ने भारत को खोखला कर दिया है, यहाँ की जनता को दुखी बना दिया है और भारत माता की अस्मिता को धूमिल कर दिया है। इसीलिए कवि ने कहा है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। लग रहा है कि भारत माता को राहु ने ग्रसित कर लिया है। राहु एक ग्रह है जो सूर्य को ग्रसित कर लेता है। वैसे ही नहीं लगता है कि अरे लग रहा है ना कि हमारा एकदम जीवन में पूरा दुख ही दुख चल रहा है। नहीं, आदमी कहता है कि एगो बीत रहा है और बगल से दुख आ जा रहा है। अभी लगता है कि एकदम लगता ही ऐसा है कि लग रहा है कि क्या चल रहा है बुझाइए नहीं रहा है, बैक टू बैक दुख मिल रहा है। भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? कवि ने भारत माता को गीता प्रकाशनी भी कहता है और ज्ञान मूढ़ मतलब ज्ञान से मूर्ख भी कहता है। आप
बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आपका पढ़ाई यूज नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप अनपढ़ से भी खराब हैं, अनपढ़ से भी खराब हैं। उसीलिए कह रहा है भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहता है और गीता प्रकाशन भी कहता है। कभी भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा था अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोहग्रस्त होता है जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गीता का मर्म जानते हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते। इसीलिए कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ कहता है। और दो प्रकार का मूर्ख होता है, एगो अनपढ़ मूर्ख, एगो पढ़ा लिखा मूर्ख। अनपढ़ मूर्ख नहीं कह रहे हैं भारत माता को, भारत वासियों को कह रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख है। पढ़ा लिखल भी है लेकिन क्या है, मूर्ख है, इसको पता नहीं है। अरे अज्ञानता के कारण कष्ट आदमी सहता है, लेकिन ये तो गीता जैसा ग्रंथ वाला देश है फिर भी कष्ट सह रहा है, तो ये ज्ञान मूढ़ ही है। कवि के दृष्टि में भारत माता का तप संयम सफल क्यों है? आज भारत माता का तप संयम सफल हो रहा है। आज भारत के लोगों की तपस्या और संयम का सफल है। भारत माता में ने अहिंसा, भारतीयों को अहिंसा का स्तन दूध पिलाया है, अमृत की तरह है। भारत की यह अहिंसा लोगों के मन का डर हर लेती है। अहिंसा इस संसार के अंधकार और भ्रम को दूर कर देती है। अहिंसा के कारण जगत की जननी भारत माता जीवन का विकास करने वाली बन गई है। इन्हीं सभी कारणों से भारत माता तप संयम और सफल हो रहा है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है आप उसको पीटिए मत, उसको खाली बोलिए कुछ। हम कह रहे हैं जहर का इलाज सही है, कान के जहर का इलाज सही नहीं है। कान में कोई आपका जहर घोल देना तो नहीं है सही। मंथरा ने कैकेयी के कान में जहर घोल दिया था, काने में जहर घोल दिया था, वो पूरा तबाह करके रख दी। सुपर्णरेखा ने रावण के कान में जहर घोला था। देखो इसको प्रैक्टिकल मत मानना कि कान में ले जा कैसे जहर है ऐसे सुई डोरा से चाहे लकड़ी उकड़ी से घोर देगा। बहादुर कहानी पढ़े थे ना, बहादुर कहानी में निर्मला के कान में जहर घोला गया था, कोई पड़ोसी घोल दिया था। कहा कि पतला पतला रोटी बना के मत खिलाओ करा के, चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? कान में जहर घोला गया था वहां पे। तो कान में जहर इसी को घोलना कहा जाता है। आपको ऐसा ना बात, जैसे मेरे खिलाफ आपको कोई कान में जहर घोल दिया, अब हम जो भी करेंगे आपको उल्टा लगेगा, क्योंकि कान में क्या भरा हुआ है। जैसे ही हम कुछ अच्छे बतिए कहेंगे बोला ये वही ना वही गलती कहो तो। बात समझ में आ रहा है? कान में क्या होता है जहर। तो वही कह रहे हैं कि भारत माता का तप स्वयं सफल क्यों हो रहा है, क्योंकि अब उस कान के जहर को कोई निकाल दिया है। लोगों को अहिंसा है, अहिंसा का, हाँ समझा रहे थे कि अगर आपको 2 छड़ी हम पीट दें और 10 गो बात बोल दें, दोनों में से ज्यादा बताओ असर कौन करेगा? बतिया बड़ा असर करता है। आदमी कहता है कि बोलिए कर बर्दाश्त नहीं होता है हमारा यू पीट देंगे तो ठीक है, बोली थोड़ा सा खराब है ना, तो कोई सुनो मन नहीं करता सुनने का। तनों को जब बोलते हैं तीत बोलते हैं, ऐसा कोई मतलब हम अपने पर नहीं कह रहे हैं अरे बड़ी खतरनाक लोग होते हैं वो। आप किसी को देखो बताते हैं, हम मिलाए हैं, हम मिलाए हैं, अगर किसी को देखो चिल्लाने से हम देखे हैं, एक बात और देखे हैं कि चिल्ला के आपको समझाने से बढ़िया है कि आराम से उसको ऐसा बात से समझाओ कि वो अपना को इतना गिल्टी समझने लगे का हम कर दिए। गिल्टी मतलब दोषी, अपने को इतना दोषी हो कि हम का कर दिए।
लेकिन एक बात बताते हैं, अभी आप लोग के पास वो भाषा नहीं आएगा जो इतना जो गूढ़ रहस्य में जाके उसको समझा सके, अभी नहीं मिलेगा, टाइम से मिलता है, वो पढ़ते रहोगे तब मिलेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल हम तुरंत दे दिए कि निर्मला के कान में जहर घोला गया था, पढ़े तबे ना। आप लोग कान में जहर घोलने का तनी कोई एग्जाम्पल दो तो हमारे पास, हम 10 को एग्जाम्पल दे देंगे। हम 2 को 3 को दिए थे कि कई कई को घोल दिया, दुर्योधना के कान में घोल दिया था शकुनिया, घोला था ना। अब तू लोग एग्जाम्पल दो एक को, इसके कान में घोल दी, क्या घोलिए रे? हाँ, क्या हुआ डिसू? हाँ, क्या बोलिए? चुप रहो जी, चुप रहो। भारत माता का तप संयम सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक गांधी जी आए, उन्होंने किसका दूध पिलाया, किसका पाठ पढ़ाया? अहिंसा का। अहिंसा मतलब मारना पीटना किसी को नहीं है, समझाना है। केवल क्या करना है? समझाना है। गांधी जी समझाते थे, लेकिन देखे होंगे वो लाठी लेके चलते थे, बुझा रहा है ना? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, अब बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर से जब एक नाद नहीं उठा सागर से, तब वो खिसियाए थे। राम भी खिसियाए थे, समझा रहे थे कि देख सागर तू रास्ता दे। समझाने के लिए हम समझाते हैं कि समझ जाओ समझाओ। तो कितना कह रहा था कि पीटे हैं कल, आज कह रहे हैं कि पीटना नहीं चाहिए। समझाते समझाते थक गए, लास्ट में छड़ी उठा के क्या करना पड़ा हमको। अहिंसा इस संसार के अंधकार और भ्रम को क्या कर देती है? दूर कर देती है। अहिंसा के कारण जगत की जननी भारत माता का जीवन विकास करने वाली बन गई है, और इन्हीं सभी कारणों से भारत माता का तप संयम क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। बात समझ में आ जाएगा? बोलो। कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता की आत्मा कहे जाने वाले ग्रामीण की त्रासदी पूर्ण जीवन का धुंधला और मटमैला चित्र प्रस्तुत किया है। ये लोग धन वैभव शिक्षा संस्कृति आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़े हुए मिट्टी के मूर्ति के समान अन्याय को सहते हुए मौन हैं। बात समझ में आ रहा है? अगला लॉन्ग प्रश्न है, स्वर्ण्य सस्य होगा वहां पे। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मन स्मित, राहु ग्रसित भर सरतेन्दु हासिनी। सप्रसंग व्याख्या करना है इसको। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद पद भाग के सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पाठ भारत माता से संकलित हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंद पंत द्वारा लिखित भारत माता शीर्षक पाठ से ली गई है। वही बात है, 3-4 लाइन अपने से मन से लिख देना है। इसमें कवि ने पूर्वजों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करते हुए देशवासियों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जिन्होंने अपने आन बान सम्मान के लिए खून की नदियां बहा दी, जिस देश की संपन्नता तथा यशोगाथा का विशाल इतिहास है, उस देश के निवासी आपसी संघर्ष के कारण बिना कुछ बोले धरती के समान सरकार के जुल्म और अन्याय शोषण का सहन कर रहे हैं। कवि देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति पर रुष्ट होते हुए कहा है कि लगता है कि पराधीनता ने इनके स्वाभिमान को नष्ट कर दिया है, जैसे कि शरद पूर्णिमा की चांदनी राहु ग्रसित होने अर्थात ग्रहण लगने पर नष्ट हो जाती है। अर्थात जैसे सूर्य ग्रहण लगने पर दिन में भी अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार देशवासी पराधीनता के कारण अपनी उज्जवल गाथा को भूल अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं।
पाठ में कह रहे हैं कि ये वही भारत है जो ज्ञान का प्रकाश दिया, जिनके पूर्वजों ने स्वाभिमान के लिए खून की नदियां बहा दी। वो आदमी ऐसा लग रहा है कि राहु ग्रसित हो गया है। जैसे राहु को ग्रसित कर लेता है राहु जब सूर्य को ग्रसित कर लेता है तो दिन में भी अंधकार, ग्रहण नहीं लग जाता है तो अंधकार छा जाता है, वैसे ही कुछ हो गया है। इसका भावार्थ लिखना है। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सायाचल। प्रस्तुत पंक्तियां भारत माता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत माता को ग्रामवासिनी के रूप में चित्रित किया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, साथ ही प्रकृति का अनुपम सौंदर्य ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तृत भूभाग में फसल लहलहाते हैं, भारत माता के श्यामले शरीर के समान सुशोभित हो रहे हैं। भारत माता का धरती रूपी विशाल आंचल धूल से भरा हुआ है, मटमैला दिखाई पड़ रहा है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं। इसका व्याख्या करना था तो भारत माता, इसमें सापा लिखा गया है, इसको अपने से भी आप बोल सकते हैं कि ये तो बोल देना है प्रस्तुत पंक्ति से भारत माता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और यह पाठ हमारे गोधली भाग 2 से लिया गया है। भारत माता गांव में निवास करती है। भारत माता का जो आंचल है खेतों में की तरफ फैला रहता है, लेकिन शोषण के कारण, यहाँ के लोगों के दुखी रहने के कारण जो आंचल है वो मैला हो गया है, धूल से भरा पड़ा है और इसमें भारत के शोषण को दिखाया गया है। पंत रचित भारत माता कविता का सारांश लिखें। 5 अंक आता है। भारत माता शीर्षक पाठ पंत का श्रेष्ठ प्रगीत है। इसमें उन्होंने तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। यह प्रगीत भावात्मक कम विचारात्मक ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि भारत माता गांवों में निवास करती है। ग्रामवासिनी भारत माता का धूल से भरा हुआ मैला सा श्यामल आंचल खेतों में फैला हुआ है। गंगा यमुना मानो ग्रामवासिनी भारत की 2 आंखें हैं, जिनमें प्रतंत्रता जनित वेदना निकला हुआ आंसू जल भरा हुआ है। यह मिट्टी की प्रतिमा सी उदास दिखाई पड़ती है। गरीबी ने उसे चेतनाहीन बना दिया है। वह झुकी हुई चितवन से न जाने किसे एकटक निहार रही है। उनके अधरों में चिरकाल से निःशब्द रोदन का दाग है। युग युग से अंधकार से उनका मन विषादग्रस्त है। वह अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं। पंत जी ने प्रस्तुत प्रगीत में भारतवासियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। भारतवासियों के तन पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है, वे अधनंगे हैं, उन्हें कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता, वे शोषित और निहत्थे हैं, वे मूर्ख और असभ्य और अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, वे विवश और असहाय हैं। ग्लानि और क्षोभ से उनका मस्तक झुका हुआ है। रोना उनकी नियति बन चुकी है। उनमें अपूर्व सहनशीलता है। भारत की सारी समृद्धि विदेशियों के पैरों पर पड़ी है। भारत माता धरती सी सहिष्णु है। उनका मन कुंठित है। अब उनके जीवन में ह्रास के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी भ्रिकुटी पर चिंता की रेखाएं साफ साफ देखी जा सकती है। वाष्पाच्छित आकाश की तरह उसकी आंखें झुकी हुई हैं। उनका आनन कलंक से जाए पूर्ण चंद्रमा से उपमित किया जा सकता है। गीता प्रकाशनी भारत माता ज्ञान मूढ़ है। आज उसका तप संयम सफल हो गया है। उसने अहिंसा रूपी अमृत के समान अपना दूध पिलाकर भारत के लोगों के मन के भीतर अंधकार और भय को दूर कर दिया है। भारत माता जगत जननी और जीवन को नई दिशा देने वाली है। यह पूरा पाठ का सारांश था। इसको एक बार अपने से पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 5 है वो खत्म हो गया।